कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट से जो जान बचाकर भाग रहा होता है। लड़के का चेहरा देखकर साफ लग रहा होता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि पीछे कोई उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो घबराकर अपने भाई को फोन करता है और कहता है, मेरे स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ के टीचर और स्टूडेंट्स सब के सब पागल हैं, जल्दी आओ वरना ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। वो किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता रहता है और आखिरकार सड़क तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही रोड क्रॉस करने जाता है, एक तेज रफ्तार कार उसे जोरदार टक्कर मार देती है। वो सड़क पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के पूरे 6 महीने बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां नए सेमेस्टर की शुरुआत होती है। स्कूल को देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कोई आम स्कूल नहीं, बल्कि अमीर खानदानों के बच्चों का अड्डा है। कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई म्यूजिक प्रैक्टिस, कोई मार्शल आर्ट्स, तो कोई मूवी रूम में बैठकर आराम से फिल्में देख रहा है। मतलब वो सारी लग्जरी चीजें जो इंसान का स्टेटस और एटीट्यूड दोनों ऊपर उठा दें। तभी स्कूल की प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उनका स्वागत करती है और बड़े गर्व से बताती है कि उनका स्कूल अब पूरे कोरिया के सबसे फेमस स्कूल्स में शामिल हो चुका है। फिर वो कहती है कि आज वो सबको एक खास स्टूडेंट से मिलवाना चाहती हैं जो स्कॉलरशिप पर इस स्कूल में आया है, क्योंकि उनका स्कूल बहुत दयालु और विनम्र भी है। ये सुनते ही बाकी अमीर बच्चे भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या एक गरीब लड़का हमारे बीच पड़ेगा? ये कभी नहीं हो सकता। तभी नया स्टूडेंट कांग स्टेज पर आता है। कांग बिल्कुल बेखौफ होता है और बड़े आराम से अपना परिचय देना शुरू करता है, लेकिन किसी को उससे कोई मतलब ही नहीं होता। तभी अचानक वहाँ किम की एंट्री होती है। जैसे ही किम हॉल में कदम रखता है, पूरा माहौल शांत हो जाता है। लोग उसे इज्जत से ज्यादा डर की वजह से रास्ता देते हैं। बेचारा कांग ये देखकर और भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका माइक्रोफोन काम ही नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही किम अपनी सीट पर बैठता है, माइक अचानक सही हो जाता है। प्रिंसिपल कैंग से फिर से बोलने को कहती हैं और हमारा कैंग बताता है कि उसने सभी सब्जेक्ट्स में टॉप मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाता, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। बात खत्म करके वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रिंसिपल सभी को अपनी अपनी क्लास में जाने के लिए कहती हैं। कैंग भी उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का उसे रोककर दोबारा सीट पर बैठा देता है और कहता है, पागल हो क्या? पहले देखो यहाँ चीजें कैसे होती हैं, फिर कुछ करना। कैंग हैरान होकर देखता रहता है कि सारे स्टूडेंट्स तब तक अपनी जगह से नहीं उठते जब तक किम खुद उठकर अपने अमीर दोस्तों के साथ बाहर नहीं चला जाता। उसके बाद ही बाकी सभी बाहर निकलते हैं। कैंग को ये पूरा सिस्टम बेहद अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने क्लासरूम का रास्ता पूछने के लिए एक स्टूडेंट के पास जाता है। वो लड़का उसे ऊपर से नीचे तक देखकर ताने मारते हुए कहता है, अपनी औकात में रहो, तुम जैसे लोग हमसे सीधे बात नहीं करते। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। कंग मन ही मन सोचता है, वाह भाई, यहाँ तो लोग बिना वजह ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं। इसके बाद कंग अपनी क्लास में पहुँचता है, लेकिन वहाँ टीचर उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्लास सिर्फ खास रैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए है। फिर उसे दूसरी क्लास की तरफ भेज देती है। कैंग कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बहस करने के बजाय चुपचाप वहाँ चला जाता है। लेकिन असली बेइज्जती तो वहाँ शुरू होती है। वो जहाँ भी बैठने की कोशिश करता है, बाकी बच्चे उसे वहां से भगा देते हैं और कहते हैं कि उससे बदबू आती है। आखिरकार तंग आकर वो क्लास के सबसे पीछे अकेला जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ किम अपनी स्विमिंग क्लास में होता है, जहां उसके साथ किसी राजा जैसी ट्रीटमेंट की जा रही होती है। तभी उसकी एक दोस्त हेरा उसे लंच के लिए बुलाती है और वो उसके साथ स्कूल के अंदर बने उसके प्राइवेट रेस्टोरेंट में चला जाता है। दोनों अकेले बैठे होते हैं तो चालाक लड़की मौका देखकर फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वो अपनी महंगी नेकलेस उसकी तरफ बढ़ाकर कहती है, जरा ये पहनाओ ना। किम बिना कुछ बोले उसे पहनाने लगता है, लेकिन हीरा फिर और करीब आकर कहती है, इतनी दूर दूर से क्या पहनाओगे, थोड़ा पास आओ ना। लेकिन किम तुरंत ठंडे अंदाज में जवाब देता है, ऐसी चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही ड्रामा क्वीन बुरी तरह शर्मिंदा हो जाती है और जल्दी से बात संभालते हुए कहती है कि उसका वो मतलब नहीं था। दूसरी तरफ रात में जेई एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां उसकी दोस्त हेरा उसे रिसीव करने आती है। तभी पता चलता है कि जेई अमेरिका से वापस लौटी है। रास्ते में हेरा उससे किम के बारे में पूछती है कि क्या वो दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जेई सीधे जवाब देने के बजाय कहती है कि उसे कल सब पता चल जाएगा। घर पहुंचने पर जेई देखती है कि उसके पिता ने एक बड़ी पार्टी रखी हुई है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। डिनर के बाद उसका पिता उससे बात करने आता है और उसके कपड़ों को लेकर ताने मारते हुए कहता है, तुम्हें इससे ज्यादा क्लासी ड्रेस पहननी चाहिए थी। मैं चाहता हूँ लोग तुम पर गर्व करें। फिर वो उसकी माँ का जिक्र करता है और पता चलता है कि उसने उसकी माँ को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो गरीब थी और बाद में उसने एक अमीर औरत से शादी कर ली। ये सुनकर जेई गुस्से में वहां से चली जाती है और सीधे रेस ट्रैक पहुंचती है, जहां उसके दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। तभी वहां किम भी आ जाता है और उससे पूछता है कि वो इतने दिनों से उसका फोन क्यों इग्नोर कर रही थी। लेकिन जेई बिना जवाब दिए उसे रेस की चुनौती दे देती है और कहती है कि जो जीतेगा वो अपनी कोई भी इच्छा दूसरे से पूरी करवा सकता है। किम मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, फिर जब मैं जीतूंगा
तो तुम्हें सारी बातें बतानी पड़ेंगी। मजबूरी में जेई भी मान जाती है और दोनों अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। अब शुरू होती है एक खतरनाक रेस। दोनों इतनी स्पीड में गाड़ियां दौड़ा रहे होते हैं कि देखने वालों की सांसें तक अटक जाती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई रेस नहीं बल्कि जंग चल रही हो। दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। किम धीरे धीरे बढ़त बना लेता है, लेकिन जेई हार मानने वालों में से नहीं होती। वो लगातार उसका पीछा करती रहती है और आखिरकार सही मौका देखकर उसकी कार को कट मारती है, जिससे किम ट्रैक से बाहर चला जाता है और जेई रेस जीत जाती है। किम तुरंत कार से उतरकर उसकी तरफ भागता है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वो उसे डांटते हुए कहता है कि उसने बहुत खतरनाक तरीके से ड्राइव किया, वो सच में उसके लिए डर गया था। लेकिन जेई उसे ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। किम पूरी तरह शॉक हो जाता है और पूछता है, लेकिन क्यों? हम तो बचपन से साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जेई इसका कोई जवाब नहीं देती। वह रोते हुए वहां से चली जाती है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। दूसरी तरफ किम भी उनकी पुरानी यादों को याद करने लगता है, बचपन के पल, साथ बिताया वक्त, और आखिरकार वो खुद भी रो पड़ता है। अगले दिन किम स्कूल पहुंचता है और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो अभी तक इस ब्रेकअप से बाहर नहीं आ पाया है। जैसे ही वो क्लास में जाता है, वहाँ जेई भी मौजूद होती है। उधर हमारा बेचारा कांग पहली बार उसे देखता है और उसे देखकर पूरी तरह खो जाता है। कांग मासूमियत से उसे हाथ हिलाकर हेलो करने की कोशिश करता है, लेकिन जेई उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। बेचारा कांग समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। ब्रेक टाइम में वो मैदान में जाकर अमीर स्टूडेंट्स के साथ बैठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लास प्रेसिडेंट उसे रोक लेता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, हर जगह घुसने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे मोहल्ले की गली नहीं है, यहाँ नियम चलते हैं। इसके बाद वो कैंग को स्कूल का असली सिस्टम समझाता है। वो बताता है कि इस स्कूल में स्टूडेंट्स को अलग अलग रैंक और क्लास में बांटा गया है और किम जैसे अमीर और हाई स्टेटस वाले बच्चों से कोई भी सीधे बात नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उनके साथ बैठना भी मना है। तुम उन लोगों के साथ ना बैठ सकते हो, ना बात कर सकते हो, वरना मारे जाओगे, समझे? ये मजाक नहीं है। लेकिन हमारा लड़का भी कहाँ मानने वाला था। वो आराम से जवाब देता है, अरे भाई, इतना भी क्या सीरियस होना, आखिर में हम सब इंसान ही तो हैं। अगर तुम कहते कि वो लोग एलियन हैं या कोई सुपर ह्यूमन, तब तो मैं भी डर जाता। ये सुनते ही क्लास प्रेसिडेंट का दिमाग घूम जाता है और वो कहता है, हे भगवान, तू हमें मरवाएगा एक दिन। मैंने तुझे समझा दिया, अब आगे तेरी मर्जी, बाद में रोने मत आना अगर किम ने तेरे साथ भी वही किया जो पिछले स्टूडेंट के साथ किया था। कैंग तुरंत मासूम बनते हुए कहता है, अच्छा, अब समझ गया मैं, तू टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल दीवार के साथ साथ चलूंगा, जो आएगा जो जाएगा मैं किसी की तरफ देखूंगा तक नहीं, लाइन खींचूंगा और उसी पर चलूंगा। लेकिन ये सब बोलने के सिर्फ 10 सेकंड बाद ही कैंग सीधा किम के पास पहुंच जाता है और हाथ बढ़ाकर उससे हैंडशेक करने लगता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोगों की हालत खराब हो जाती है, जैसे कैंग ने कोई बम फोड़ दिया हो। किम भी उसे ऐसे देखता है जैसे सामने कोई पागल खड़ा हो, फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तभी हीरा कांग की हरकत पर हंसने लगती है और कहती है, तुम बहुत एंटरटेनिंग हो, सीरियसली सो फनी। फिर वो उसे रात की एक पार्टी में आने का इनविटेशन देती है और कहती है कि पार्टी खास उसी के लिए है क्योंकि वो बहुत मजेदार है। रात होते ही वो टाइम पर पार्टी में पहुंच जाता है। एंट्री पर सिक्योरिटी उसका फोन रखवा लेता है क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना मना होता है। अंदर पहुंचते ही कैंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। वहां के स्टूडेंट्स अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। कोई खुलकर डांस कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई हद से ज्यादा मस्ती में डूबा हुआ है। ऊपर से सबकी नजरें उसी पर होती हैं क्योंकि वो अकेला ऐसा लड़का होता है जिसने ढंग के पूरे कपड़े पहन रखे होते हैं, जबकि बाकी लोगों का फैशन देखकर उसकी आंखें ही फटी रह जाती हैं। तभी हीरा उसके पास आती है और कहती है, तुम आ गए, अब पार्टी में मजा आएगा। फिर वो उसे जूस ऑफर करती है, लेकिन कैंग मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसी चीजें नहीं पीता, शरीफ लड़का हूँ मैं। जलनखोर लड़की भी जिद पकड़ लेती है और बाकी स्टूडेंट्स को बुलाकर कहती है, चलो सब मिलकर इसे एनकरेज करो। फिर सब लोग उसे चिल्लाकर जूस पीने के लिए उकसाने लगते हैं। आखिरकार कैंग भी सोचता है कि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए और वो जूस पी लेता है। तभी उसकी नजर दूर खड़ी जेई पर पड़ती है, जो उसे अजीब तरीके से देख रही होती है, जैसे उसे किसी चीज से सावधान कर रही हो। लेकिन कैंग उसकी बात समझ ही नहीं पाता। दूसरी ग्लास खत्म करते ही उसका दिमाग घूमने लगता है। असल में उस जूस में कुछ मिला हुआ था। कैंग को चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है और वो बुरी तरह हेलुसिनेट करने लगता है। वो भागकर वॉशरूम जाता है और मुंह पर पानी मारकर खुद को संभालने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो वापस पार्टी में आता है जहां सारे स्टूडेंट्स ट्रुथ ओनर डेयर जैसा गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन कांग का ध्यान बार बार जेई पर जा रहा होता है, जो अकेले बैठी हुई बेहद परेशान लग रही होती है। तभी जेई के फोन पर किम का मैसेज आता है। वो उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। मजबूरी में जेई वहां से निकलकर उसके पास जाती है। किम उसके लिए पहले से एक सरप्राइज तैयार करके बैठा होता है। वो उसे फूल देकर मनाने की कोशिश करता है और कहता है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो बता दो, लेकिन ऐसे दूर मत जाओ।
साफ दिख रहा होता है कि जेई उससे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है, लेकिन वो सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसी दौरान पार्टी में कांग की बारी आती है और उससे पूछा जाता है कि क्या उसे वहाँ मौजूद किसी लड़की पर क्रश है। कांग पहले तो शर्माने का नाटक करता है, लेकिन फिर कह देता है हाँ है। सब लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है, इसलिए उसे चैलेंज देते हैं कि अगर हिम्मत है तो जाकर अपने प्यार का इजहार करके दिखाए। लेकिन कांग सबको चौंकाते हुए सच में उठकर वहां से चला जाता है। तभी उसके दिमाग में अपने भाई की यादें आने लगती हैं और यही बहुत बड़ा खुलासा होता है। शुरुआत में जो लड़का मारा गया था वो कोई और नहीं बल्कि कांग का अपना भाई ली था, और कांग इस स्कूल में सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि अपने मरे हुए भाई की मौत का बदला लेने आया है। वो अब पूरी तरह ठान चुका होता है कि जिसने भी उसके भाई के साथ वो सब किया है उसे वो ढूंढकर ऐसा सबक सिखाएगा कि जिंदगी भर याद रखे। इसी इरादे से वो सीधे उस जगह पहुंच जाता है जहां किम और जेई बात कर रहे होते हैं। किम उसे देखते ही चौंक जाता है और गुस्से में पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन कांग उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वो सीधे जेई के पास जाता है और सबके सामने उसे किस कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और किम तो जैसे पत्थर का बन जाता है। अगले ही पल वो गुस्से से चिल्लाता है तू पागल हो गया है क्या, और बस यहीं से बेचारे कांग की जिंदगी और मुश्किलों में फंस जाती है। अगले दिन किम अपने घर में उठता है और पिछली रात की सारी बातें याद करने लगता है। तभी पता चलता है कि गुस्से में उसने कांग को बुरी तरह पीटा था और साफ साफ धमकी दी थी कि वो जेई से दूर रहे। उसी समय उसकी माँ भी लंबे सफर के बाद घर लौटती है। किम उसे देखकर खुश हो जाता है और तुरंत जाकर उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे नजरअंदाज करके सीधा अपने ऑफिस रूम में चली जाती है ताकि अपना काम जारी रख सके। किम उदास होकर उसके पीछे जाता है और कहता है आप महीनों बाद घर लौटी हैं और आपको ये तक जानने की फिक्र नहीं कि मैं कैसा हूँ। मैं आपसे प्यार या अटेंशन मांग भी नहीं रहा क्योंकि वो चीजें मांगी नहीं जाती। लेकिन उसकी माँ ठंडे अंदाज में जवाब देती है तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसका हर लड़का सपना देखता है, नौकर है, पैसा है, लग्जरी है, फिर तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। ये सुनकर किम अंदर से टूट जाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। फिर वो अपनी महंगी स्पोर्ट्स कारों में से एक लेकर स्कूल पहुंचता है। उधर कैंग भी स्कूल आता है और पार्टी वाले एक अमीर लड़के से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का घृणा से उसका हाथ झटकते हुए कहता है हाथ नीचे कर, मेरे दोस्त बनने की कोशिश मत कर, गंदे इंसान। हमारा लड़का कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर उससे इतनी नफरत क्यों की जा रही है। तभी जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाता है सामने किम खड़ा मिल जाता है। पूरा स्कूल सोचने लगता है कि अब तो पक्का मारपीट होगी। स्टूडेंट्स तक एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट किम बिना कुछ बोले कांग के पास से निकल जाता है जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। इसके बाद वो सीधे जेआई के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने कल रात कांग को अपने करीब क्यों आने दिया। लेकिन जेई ठंडे अंदाज में जवाब देती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। किम समझ जाता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है। उसे महसूस होने लगता है कि जेई ने सिर्फ यूं ही रिश्ता खत्म नहीं किया, लेकिन जेई बार बार यही कहती है कि कोई खास वजह नहीं है, बस वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। मजबूर होकर किम वहाँ से चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो चुका होता है। बाद में वो अपने दोस्त से कहता है मैं चाहता हूँ कि कांग को अपनी गलती पर पछतावा हो ताकि वो दोबारा मेरी किसी चीज को छूने की हिम्मत ना करे। दूसरी तरफ क्लास में कैंग के साथ फिर से बदतमीजी शुरू हो जाती है। एक अमीर लड़का उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कैंग उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ता है कि वो दर्द से कराह उठता है। कांग गुस्से में उसे चेतावनी देता है अगर दोबारा मेरे करीब आया ना तो तेरे चेहरे की हड्डियां तोड़ दूंगा। तभी टीचर क्लास में आ जाती है और दोनों को अलग कर देती है। क्लास खत्म होने के बाद कैंग जेई से मिलने जाता है और पिछली रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। जेई उसे समझाती है कि उसे ये स्कूल छोड़ देना चाहिए क्योंकि किम उसे कभी चैन से नहीं रहने देगा, लेकिन कांग हंसते हुए कहता है कि वो खुद को बचाना अच्छे से जानता है और इस स्कूल में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेई उसके आत्मविश्वास से काफी प्रभावित होती है, लेकिन साथ ही उसे लगता है कि कांग जरूरत से ज्यादा बेखौफ है। वो हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। तभी हीरा उससे पूछती है तुमने आखिर जेई को ही क्यों चुना। कैंग हंसते हुए जवाब देता है क्योंकि वो पार्टी में सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। दरअसल कैंग जानबूझकर किम को प्रोवोक करना चाहता था ताकि वो उसका असली चेहरा देख सके। रात में किम अपने होटल में अकेला बैठा जेई के साथ बिताए पलों की वीडियो देख रहा होता है। उसके चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि वो जेई को बहुत मिस कर रहा है और उसे वापस पाना चाहता है। तभी हेरा उसके पास आती है और उसे सलाह देती है कि वो किसी दूसरी लड़की को डेट करना शुरू कर दे ताकि जेई को जलन हो और वो वापस लौट आए। असल में हेरा खुद किम के करीब आना चाहती होती है, लेकिन किम उसकी चाल समझ जाता है और कहता है इतना घुमा फिराकर मत बोलो, मैं तुम्हारा प्लान समझ चुका हूँ। फिर वो उससे जेई के ब्रेकअप की असली वजह पता लगाने में मदद मांगता है। उसी समय दूसरी तरफ जेई अकेली बैठी होती है कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। पता चलता है कि कोई उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा है और धमकी दे रहा है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो एक वीडियो उसके पिता को भेज देगा और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन आखिर
उस वीडियो में ऐसा क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता होता। वीडियो के बारे में सोच सोचकर जेई की हालत खराब हो रही होती है। वो डर के मारे वहां से चली जाती है। अगले दिन वो अपने पिता के साथ जंगल में शिकार पर जाती है। तभी अचानक उसके पिता के फोन पर एक कॉल आती है और जेई बुरी तरह घबरा जाती है। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आता है कि कहीं वो वीडियो उसके पिता तक तो नहीं पहुंच गया। डर की वजह से उसे अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। यहाँ तक कि वो अपने पिता को भी अपनी माँ की तरह उसे छोड़ते हुए इमेजिन करने लगती है, जैसे वो कह रहे हों अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। लेकिन अगले ही पल उसकी तंद्रा टूटती है और उसे समझ आता है कि उसके पिता को बस ऑफिस से कॉल आया था और उन्हें तुरंत कंपनी जाना पड़ा। वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में कैंग अमीर स्टूडेंट्स को अजीब तरह की चीजें इस्तेमाल करते हुए देखता है। तभी उसे अपने भाई की आखिरी बातें याद आती हैं। मरने से पहले उसने कहा था कि स्कूल के स्टूडेंट्स उसे कुछ ऐसी चीजें देते थे जिनकी वजह से वो ज्यादातर समय अपने होश में नहीं रहता था। उस वक्त कैंग को लगा था कि उसका भाई बस डर और तनाव की वजह से उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लेकिन अब अपनी आंखों से सब देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ली सच कह रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसे पूरा शक हो जाता है कि इस स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किम का हाथ है। तभी कांग फैसला करता है कि वो इस सड़े हुए सिस्टम को बदल कर रहेगा और स्कूल में चल रहे बुलिंग और अन्याय का अंत करेगा। वो सीधे क्लास टीचर के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर स्टूडेंट्स के लॉकर्स चेक करने की मांग करता है, लेकिन टीचर मना कर देती है और कहती है कि वो बच्चों की प्राइवेसी वायलेट नहीं कर सकती। तब कांग उसे धमकी देता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो पुलिस को सब बता देगा। मजबूर होकर टीचर उसके साथ जाती है और एक लॉकर खोलती है। अंदर से एक सस्पिशियस पैकेट निकलता है, लेकिन टीचर बड़ी सफाई से कहती है ये कोई गलत चीज नहीं है। एग्जाम के समय बच्चों का स्ट्रेस कम करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि उन्हें डिप्रेशन ना हो। फिर वो वही पैकेट कांग को देकर कहती है कि चाहे तो किसी डॉक्टर से खुद चेक करवा ले। उधर जेई अपनी दोस्त से मिलती है और उसे ब्लैकमेल वाले वीडियो के बारे में बताती है। वो कहती है कि कोई आदमी लगातार उसे धमका रहा है और अब उसे उस इंसान को ढूंढना ही होगा। अगले दिन स्कूल के स्टूडेंट्स एक ट्रिप पर जाते हैं और कैंग भी उनके साथ चला जाता है। जेई अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर किम पर पड़ती है वो तुरंत वहां से निकल जाती है। किम उसके इस बर्ताव से काफी दुखी हो जाता है। वहीं हेरा फिर से उसे उकसाने लगती है कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप शुरू कर दे ताकि जेई को जलन हो और वो वापस लौट आए। दूसरी तरफ जेई अकेले घूम रही होती है कि तभी उसे कांग दिखाई देता है जो साइकिल चला रहा होता है। जेई अचानक उससे कहती है मुझे तुमसे एक काम करवाना है, मैं पीछे बैठूंगी और तुम मुझे सुपरमार्केट ले जाओगे, मुझे कुछ सामान खरीदना है। ये सुनते ही कांग तुरंत मान जाता है और दोनों साथ निकल पड़ते हैं। दूर खड़ा किम उन्हें साथ देखकर जलने लगता है। कैंग साइकिल चलाते हुए जेई को पूरे बीच एरिया में घुमाता है। जेई पहली बार खुद को खुलकर आजाद महसूस कर रही होती है। दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताने लगते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और दोनों एक छोटी सी शेड के नीचे जाकर रुकते हैं। वहीं जेई एक छोटे से पप्पी को देखकर उसके साथ खेलने लगती है और खुलकर हंसने लगती है। कांग उसे देखकर खोसा जाता है। उसे महसूस होता है कि जेई बाकी अमीर बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं है। वो मुस्कुराकर उससे कहता है तुम्हारी स्माइल सच में बहुत खूबसूरत है। ये सुनते ही जेई शर्म से लाल हो जाती है और कहती है ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आ रही है। फिर वो धीरे से अपना एक राज बताती है। वो कहती है कि उसके पिता हमेशा उसे ज्यादा हंसने से मना करते हैं ताकि वो लोगों के सामने परफेक्ट दिखाई दे। ये बात याद आते ही उसका चेहरा फिर उदास हो जाता है। बारिश तेज हो जाती है और जेई भीगते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कांग उसे रोक लेता है। उसे डर होता है कि कहीं उसे सर्दी ना लग जाए। वो अपना जैकेट उतार कर उसे पहनाता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। जेई उसके इस केयरिंग नेचर से काफी प्रभावित होती है। फिर वो उसे अपने छोटे से आराम करने वाले ठिकाने पर ले जाती है ताकि वो थोड़ा गर्म हो सके, लेकिन कैंग काफी थका हुआ होता है और अनजाने में उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाता है। जेई चुपचाप उसे देखती रहती है। वो उसकी मासूमियत और हैंडसम चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगती है। उसे लगता है कि कांग सो चुका है, इसलिए वो धीरे से कहती है कि उसे पिछली रात उसके किस करने पर उतना गुस्सा नहीं आया था। तभी अचानक कांग अपनी आंखें खोल देता है। जेई तुरंत घबरा जाती है और शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो हड़बड़ाकर कहती है रुको, कहीं तुमने मेरी बात सुन तो नहीं ली? लेकिन कैंग तुरंत मासूम बनते हुए कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना और अभी साबित भी कर देता हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे जेई के करीब आने लगता है। असल में उसका प्लान था कि वो फिर से उसे किस करे ताकि किम और ज्यादा भड़क जाए और उसका असली चेहरा सामने आए। लेकिन तभी जेई की नजर उसके हाथ में पहनी हुई ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो उसे देखते ही शॉक हो जाती है क्योंकि वही ब्रेसलेट ली की थी जिसकी मौत हो चुकी है। जेई कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहां किम और प्रिंसिपल पहुंच जाते हैं। दोनों को साथ देखकर प्रिंसिपल भड़क उठती है और कैंग को डांटते हुए कहती है कि वो तुरंत जेई से दूर हटे। अगले दिन स्कूल में कैंग के खिलाफ डिसिप्लिनरी मीटिंग रखी जाती है। उस पर आरोप लगाया जाता है
कि वो जबरदस्ती जेई के कमरे में घुसा और उसके करीब आने की कोशिश की। यहाँ तक कि प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकालने तक की तैयारी कर लेती है। लेकिन तभी अचानक जेई वहाँ पहुँच जाती है और सबके सामने कहती है कि कांग ने कुछ गलत नहीं किया, वो खुद उसे अपने साथ पढ़ाई करने के लिए लेकर गई थी। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जेई खुद कांग का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर ले जाती है। बाहर किम खड़ा सब देख रहा होता है और जेई जानबूझकर उसके सामने कांग का हाथ और मजबूती से पकड़ लेती है। फिर वो कहती है कि उसे कांग पसंद है। इतना ही नहीं, वो उसे अपने साथ लेकर वहां से चली भी जाती है। कांग उसके इस अचानक बदले हुए व्यवहार से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जेई उसकी ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए पूछती है, सच सच बताओ, तुम इस स्कूल में आखिर क्यों आए हो? कांग एक पल के लिए डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जेई ने उसकी सच्चाई पकड़ ली है। लेकिन वो तुरंत झूठ बोल देता है और कहता है, मैं यहाँ तुम्हें हराने आया हूँ, सुना है तुम हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती हो। जेआई समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो चुपके से उसकी फाइल निकलवाकर चेक करती है। लेकिन वहाँ लिखा होता है कि कांग का कोई भाई ही नहीं है। दूसरी तरफ रात में किम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा होता है जहाँ जेई कांग का हाथ पकड़े हुई थी। गुस्से में वो अपने ट्रेनर को इतना जोर से मार देता है कि उसका चेहरा तक घायल हो जाता है। इसके बाद किम फैसला करता है कि वो वही प्लान फॉलो करेगा जो उसकी दोस्त ने बताया था, यानी किसी दूसरी लड़की के साथ फेक रिलेशनशिप शुरू करना ताकि जेई को जलन हो। वो हीरा को कॉल करके कहता है कि वो इस नकली रिश्ते के लिए तैयार है। वो खुशी से पागल हो जाती है और तुरंत बोलती है, तो कल सुबह मुझे खुद लेने आना। मजबूरी में किम को उसकी बात माननी पड़ती है। उधर दूसरी तरफ कांग सुबह स्कूल जाने के लिए अपनी साइकिल तैयार कर रहा होता है। तभी जेई अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है और उसे स्कूल छोड़ने की बात करती है। कांग तो खुशी से फूला नहीं समाता और तुरंत कार में बैठ जाता है। रास्ते में जेई फिर उसकी ब्रेसलेट के बारे में पूछती है, लेकिन कांग झूठ बोलते हुए कहता है कि वो किसी म्यूजिक बैंड का मेंबर है और ये उसी बैंड की ब्रेसलेट है। स्कूल पहुंचते ही जेई सबके सामने उसका हाथ पकड़ लेती है। पूरा स्कूल ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। बच्चे तो शौक में दोनों की फोटोज और वीडियोस बनाने लगते हैं। यहाँ तक कि जेई उसे अपने साथ हाई रैंक वाले क्लासरूम में भी ले जाती है और किम के साथ बैठाकर क्लासेस अटेंड करवाती है। बाकी अमीर स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं, लेकिन जेई के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद कांग पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। अब वही बच्चे जो पहले उसे नीचा दिखाते थे उससे दोस्ती करने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। यहाँ तक कि क्लास प्रेसिडेंट भी उसके पास आता है और शर्मिंदा होकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। फिर वो कांग को एक स्टिक देते हुए कहता है, अगर तुम्हें लगे कि मैंने गलती की है तो मुझे मार लो, लेकिन प्लीज जेई से मत कहना कि वो मेरे पिता को नौकरी से निकलवा दे। वो उसके पिता की कंपनी में काम करते हैं। कांग उसे घिन भरी नजरों से देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, बल्कि वो उसे समझाता है कि दोबारा कभी किसी कमजोर इंसान को परेशान मत करना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी अपने लॉकर के पास उसे एक वार्निंग नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, किम को प्रोवोक करना बंद कर दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुमसे पहले वाले लड़के का हुआ था। तभी वो नोट उसके हाथ से गिर जाता है और सामने किम खड़ा दिखाई देता है, लेकिन किम उस नोट को पढ़ नहीं पाता। इसके बाद वो अपने फुटबॉल मैच के लिए कपड़े बदलने चला जाता है। कांग भी मैदान में जाकर मैच देखने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक यही घूम रहा होता है कि आखिर वो वार्निंग नोट छोड़कर गया कौन था। तभी कुछ स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं और उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जेई को कैसे पटाया, जबकि वो खुद अमीर भी नहीं है। लेकिन कांग उन स्कॉलरशिप वाले बच्चों की बातों का कोई जवाब नहीं देता और तभी फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है। मैदान में पूरा माहौल गर्म हो चुका होता है। किम अपनी पूरी ताकत से खेलता है और शानदार गोल करके अपनी टीम को जीत दिला देता है। पूरा स्टेडियम उसके नाम के शोर से गूंज उठता है। गोल करने के बाद किम जानबूझकर जेई को जलाने के लिए हीरा को जाकर हग करता है ताकि जेई को जेलासी फील हो, लेकिन जेई के चेहरे पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर किम अंदर ही अंदर और जलने लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद हीरा घर लौट रही होती है कि तभी एक लड़का जो उस पर क्रश रखता है उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे अपनी बाइक पर बैठाकर ले जाता है, लेकिन जैसे ही हीरा बाइक से उतरती है, धड़ाम सीधा उसे थप्पड़ मार देती है। फिर घमंड से कहती है, तुम जैसे लड़के को मैं कभी डेट नहीं करूंगी और दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। बेचारा लड़का वहीं दिल टूटने की एक्टिंग करता रह जाता है। दूसरी तरफ कांग को पता चल जाता है कि उसके लॉकर में वार्निंग नोट छोड़ने वाला कौन था। वो एक अमीर स्टूडेंट से जाकर मिलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे वार्न किया। फिर कांग उससे कहता है कि वो स्कूल में हो रही गंदी सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है और इसके लिए उसे किम के लॉकर का नंबर चाहिए ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वो क्या छुपा रहा है। ये सुनते ही लड़का डर जाता है और कहता है, अगर किम को पता चल गया ना तो वो मुझे खत्म कर देगा। लेकिन फिर भी वो कांग की मदद करने को तैयार हो जाता है और कहता है, मैं सिर्फ लॉकर नंबर दूंगा, बाकी सब तुम्हें खुद करना होगा। लेकिन दोनों को पता नहीं होता कि कोई पास बैठा उनकी बातें सुन रहा है।
रात में किम घर लौटता है, लेकिन वो देखकर चौंक जाता है कि जेआई उसकी फेक गर्लफ्रेंड वाले ड्रामे में पड़ चुकी है। जेआई उसे ताना मारते हुए कहती है, जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। तभी किम हेरा को फोन करके घर बुलाता है। ड्रामा क्वीन खुशी के मारे पागल हो जाती है। वो सबसे खूबसूरत ड्रेस पहनकर उसके घर पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी नजर जेई पर पड़ती है, जो अभी अभी वहां से निकल रही होती है। फिर वो जानबूझकर जेई के सामने इनोसेंट बनने का नाटक करती है और कहती है, वैसे किम ने ही मुझे बुलाया था, मैं तो खुद इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ गया। जेई उसकी बात समझ जाती है और उसे समझाती है कि किम उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उसका दिल तोड़ेगा। लेकिन जलनखोर लड़की तो पहले ही किम के पैसे और स्टेटस पर फिदा हो चुकी होती है, इसलिए जेई की बातों को नजरअंदाज करके खुशी खुशी अंदर चली जाती है। उधर जेई अपने घर लौटती है और तभी उसे फिर से उसी ब्लैकमेलर के मैसेज आने लगते हैं। वो आदमी लिखता है, मुझे तुम्हारे सारे राज पता हैं। फिर वो कैंग की फोटो भेजकर पूछता है, अब क्या तुम उसे भी खत्म करने वाली हो। ये देखकर जेआई बुरी तरह डर जाती है और घबराकर पूछती है कि आखिर वो उससे चाहता क्या है। लेकिन तभी उसका सौतेला भाई कमरे में आ जाता है और कहता है कि उसके पिता उसे बुला रहे हैं। जेआई अपने पिता के ऑफिस में पहुंचती है, जहां वो उसे बताते हैं कि जल्द ही एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। फिर वो कहते हैं कि वो उसी पार्टी में उसकी सगाई अपने दोस्त के बेटे से करवाने वाले हैं, ताकि दोनों परिवारों की कंपनियां और ताकतवर बन जाएं। ये सुनते ही जेई शॉक हो जाती है और साफ मना कर देती है कि वो ऐसी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं, ये तुम्हारा फर्ज है, मैं सालों से ये प्लान बना रहा हूँ और तुम्हें इसे खराब करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगले दिन जेआई स्कूल जाने के लिए निकलती है, लेकिन बाहर कैंग पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि आज वो उसे अपनी साइकिल पर स्कूल ले जाएगा। जेई भी खुशी खुशी उसके पीछे बैठ जाती है। रास्ते में कैंग मजाक करते हुए कहता है, मैं मर्द हूँ मैडम, हर बार तुम मुझे अपनी कार में घुमाओगी, ये नहीं चलेगा। कभी मैं भी तुम्हें अपनी रॉयल साइकिल राइड पर ले जाऊंगा। फिर वो उसे एक छोटे से स्ट्रीट फूड वाले ढाबे पर ले जाता है और अपने पैसों से उसे नाश्ता खिलाता है। जेई पहली बार ऐसी सिंपल जिंदगी एंजॉय कर रही होती है। पहली बार वो सड़क किनारे बैठकर खाना खा रही होती है और उसे ये आजादी बेहद अच्छी लग रही होती है। लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा होता है कि कहीं उसकी वजह से कैंग किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इसलिए वो अचानक उससे कहती है, मुझसे प्यार मत करना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ। लेकिन कैंग उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही हैं, उनमें प्यार भी है, डर भी है और बहुत सारी अधूरी कहानियां भी। जेई तुरंत शर्म और घबराहट में बात बदलते हुए कहती है, मेरी यही आंखें एक दिन मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डालेंगी, इसलिए ज्यादा रोमांटिक बनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अपनी दोस्त से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि उस एनोनिमस ईमेल वाले आदमी का कुछ पता चला या नहीं। उसकी दोस्त उसे भरोसा दिलाती है कि उसने किसी एक्सपर्ट को लगा दिया है, जो जल्द ही उस ब्लैकमेलर की लोकेशन ट्रेस कर लेगा, बस उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए। हेरा लगातार जेई के सामने मासूम बनने की एक्टिंग करती रहती है। वो कहती है, सच में मैं तुमसे किम को छीनना नहीं चाहती थी, मैंने उससे दूर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। अब मैं क्या करूं? शायद वो सच में मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। जेई उसकी आंखों में देखकर समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। फिर भी वो शांत रहकर कहती है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम किम से दूर रहो, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। इतना कहकर जेई वहाँ से चली जाती है। जब वो घर लौटती है तो देखती है कि उसके पिता ने पार्टी के लिए ढेर सारे महंगे ड्रेसेस तैयार करवाए हुए हैं। लेकिन दुख की बात ये होती है कि वो उससे एक बार भी नहीं पूछते कि उसे क्या पसंद है। वो खुद ही उसके लिए ड्रेस चुनते हैं, खुद ही ज्वेलरी तय करते हैं, यहाँ तक कि कौन सी नेकलेस पहननी है ये भी वही डिसाइड करते हैं। जेई अंदर ही अंदर घुट रही होती है। उसे महसूस होने लगता है कि वो किसी आलीशान घर में नहीं, बल्कि एक सुनहरे पिंजरे में रह रही है, जहां उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का भी हक नहीं है। पार्टी शुरू होती है और वहां कांग भी पहुंचता है। वो जेई से मिलने जाता है और बताता है कि आज वो अपनी म्यूजिक बैंड के साथ परफॉर्मेंस देने वाला है। वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जेई उदास होकर उससे कहती है, जब भी मैं तुम्हें हंसते और खुलकर जीते हुए देखती हूँ, मुझे एहसास होता है कि मैं खुद एक कैद में जी रही हूँ। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और कैंग पहली बार उसकी हालत को सच में महसूस करता है। तभी पार्टी में किम अपनी माँ के साथ एंट्री करता है। उनके आते ही पूरा माहौल बदल जाता है, क्योंकि वो वहां मौजूद सबसे ताकतवर और अमीर परिवारों में से होते हैं। हर कोई उनसे हाथ मिलाने और इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। किम सीधे जेई के पास जाता है और मुस्कुराकर कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन जेई उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। ये देखकर हेरा अंदर ही अंदर जलने लगती है। थोड़ी देर बाद जेआई के पिता
उसे अपने एक अमीर बिजनेस पार्टनर और उसके बेटे से मिलवाते हैं। वहीं वो मजाक मजाक में उनकी सगाई की बात भी छेड़ देते हैं। लेकिन तभी वो आदमी कहता है, लेकिन मैंने तो सुना था कि जेई का रिश्ता किम के साथ है। ये सुनते ही जेई के पिता तुरंत गुस्से में जवाब देते हैं, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर है, उसे इन बेकार रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन तभी हेरा बीच में कूद पड़ती है। वो पूरी चालाकी से कहती है, नहीं नहीं, रिश्ता तो है, लेकिन किम के साथ नहीं। फिर वो कांग की तरफ इशारा करके कहती है, असल में जेआई का बॉयफ्रेंड तो कांग है। ये सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह जाता है, जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। माहौल इतना खराब हो जाता है कि कांग को पार्टी छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन वो इसी मौके का फायदा उठाता है और उस अमीर लड़के के साथ स्कूल पहुंच जाता है जो उसकी मदद कर रहा था। दोनों मिलकर किम का लॉकर खोलते हैं ताकि उसके राज सामने ला सकें, लेकिन अंदर उन्हें कोई गलत चीज नहीं मिलती। वहाँ सिर्फ जेआई की तस्वीरें होती हैं, हर तरफ सिर्फ उसकी फोटोज। ऐसा लग रहा होता है जैसे किम उसके लिए पागल हो चुका हो। तभी कैंग एक तस्वीर देखता है जिसमें जेई दिल खोलकर हंस रही होती है और यहीं से हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है। उस वक्त किम और जेई सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों बीच पर साथ घूमते थे, एक छोटे से पप्पी के साथ खेलते थे, हंसते थे, तस्वीरें लेते थे और उन यादों को हमेशा के लिए संभाल कर रखना चाहते थे। वापस वर्तमान में आते हैं जहाँ किम अपनी कार में बैठा होता है कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। वो उससे कहती है, मैं फिर से बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि एक दिन तुम्हें ही मेरा पूरा एम्पायर संभालना है। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा निकम्मा निकले। घर लौटने के बाद उसकी सेक्रेटरी उसे पूरा शेड्यूल दिखाती है जिसमें बिजनेस क्लासेस, मीटिंग्स और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भरी हुई होती है ताकि वो अपनी माँ का कारोबार संभालना सीख सके। लेकिन किम गुस्से में कहता है, मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूँ, मुझे भी बाकी लड़कों की तरह अपनी जिंदगी जीने का हक है, हर वक्त बस पढ़ाई और बिजनेस नहीं। परेशान होकर वो घर छोड़ देता है और अपने दोस्त के घर चला जाता है। वहाँ वो पहली बार किसी नॉर्मल फैमिली को साथ हंसते बोलते देखता है। उसके दोस्त का परिवार उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करता है और किम के चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वो उस फैमिली वार्मथ के लिए कितना तरसा हुआ है। दूसरी तरफ जेई अपने पिता के साथ हंटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। उसका पिता उसे शिकार के नियम समझाते हुए कहता है, मुझे अपने शिकार का पीछा करना पसंद है जब तक कि मैं उसे पूरी तरह खत्म न कर दूं। जेई समझ जाती है कि वो सिर्फ जानवरों की बात नहीं कर रहा बल्कि कांग के बारे में इनडायरेक्टली वार्निंग दे रहा है। इसलिए वो तुरंत कहती है, मेरे और कांग के बीच कुछ नहीं है, मुझे बस उस पर तरस आता है क्योंकि वो अकेला है। जेई के पिता उसकी बात सुनकर ठंडी मुस्कान देते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत नरम है, लेकिन यही नरमी एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगी और अगर मुझे लगा कि तुम कमजोर पड़ रही हो तो मैं तुम्हें तुरंत अमेरिका भेज दूंगा। अगले दिन स्कूल में कांग फिर जेई से मिलने जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसके दिल में अभी भी किम के लिए फीलिंग्स हैं और आखिर ऐसा क्या है जो उसे उससे दूर नहीं जाने देता। जेआई उसकी इस हद से ज्यादा बेबाकी पर चिढ़ जाती है और उसे अपनी लिमिट्स में रहने को कहती है, लेकिन कांग पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वो उसके और करीब आकर कहता है कि वो बस उसे फिर से पहले जैसा हंसता हुआ देखना चाहता है। फिर वो अचानक उसे प्रपोज कर देता है। वो कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। कांग की ये बातें सुनकर जेई पूरी तरह इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे कांग में उसके भाई की झलक दिखने लगती है। उसका रहस्यमयी भाई भी हमेशा उसे अकेलेपन से बाहर निकालने की कोशिश करता था। वो कुछ पल के लिए खो जाती है और सोचती है कि दोनों कितने एक जैसे हैं, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालती है और कांग को वार्निंग देती है कि अगर वो उसके करीब आया तो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। वो उससे कहती है कि अगर कोई उसे परेशान करे या बुली करे तो उससे भिड़ने की कोशिश मत करना, बस दूर रहना, वरना उसे नुकसान पहुंच सकता है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कांग क्लास से बाहर निकल रहा होता है कि तभी उसके फोन पर एक वीडियो आता है। जैसे ही वो वीडियो चलाता है उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में ली दिखाई दे रहा होता है जिसे कुछ स्टूडेंट्स बुरी तरह परेशान कर रहे थे। वो उसे धमकी देते हुए कह रहे होते हैं, अगर दोबारा जेई के करीब जाने की कोशिश की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये देखकर कांग का खून खौल उठता है और वो कसम खा लेता है कि अब वो अपने भाई के साथ हुई हर चीज का बदला लेकर रहेगा। तभी हीरा उसके पास आती है और ताने मारते हुए कहती है कि उसे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से उसे जेई के पिता से मिलने का मौका मिला। फिर वो घमंड से कहती है, बहुत लोग तो सिर्फ उनसे हाथ मिलाने का सपना देखते हैं, लेकिन कांग तुरंत समझ जाता है कि उसने जानबूझकर पार्टी में जेई को बेइज्जत किया था। वो उससे कहता है कि उसे जेई से माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर चालाक लड़की जोर से हंस पड़ती है और कहती है, तुम सच में बेवकूफ हो क्या? जेई की बेइज्जती मैंने नहीं, तुमने की थी। तुम जैसे गरीब लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसके करीब जाने की? फिर वो उसे उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट के बारे में बताती है जिसकी मौत हो गई थी। वो कहती है कि उस लड़के ने भी जेई के करीब आने की कोशिश की थी और आखिरकार उसकी जिंदगी खत्म हो गई। यहाँ तक कि वो इशारों इशारों में जेई को ही उसकी मौत की वजह बता देती है। फिर कांग को वार्निंग देते हुए कहती है, अगर तुमने भी उससे दूरी नहीं बनाई तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और कांग उसके शब्दों के बारे में सोचकर
सन्न रह जाता है। दूसरी तरफ जेई क्लास में बैठी होती है कि तभी उसे फिर उसी ब्लैकमेलर का मैसेज आता है। इस बार वो आदमी वीडियो की एक तस्वीर भेजता है। तस्वीर देखते ही जेई का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत क्लास से बाहर भागती है। कांग उसकी हालत देखकर उसके पीछे जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। दूर से किम ये सब देख रहा होता है और जलन से उसका चेहरा बदल जाता है। वो भी उनके पीछे जाता है, लेकिन हेरा उसे रोकने की कोशिश करती है। किम गुस्से में उसे धक्का देकर हटाता है और सीधे कैंग के सामने पहुंच जाता है। वो उसका कॉलर पकड़कर कहता है, जेई पहले ही अपने पिता की वजह से बहुत प्रेशर में है और उसकी हालत के जिम्मेदार तुम हो। अगर दोबारा उसके करीब आए ना तो बहुत पछताओगे। ये सुनकर कैंग को पूरा यकीन हो जाता है कि यही वो इंसान है जिसने उसके भाई के साथ भी कुछ किया था। उसे लगता है कि किम को डर था कि कहीं उसका मरा हुआ भाई जेई को उससे दूर ना कर दे, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटा दिया। बाद में जे आई यहाँ से मिलती है और पूछती है कि क्या उसे ब्लैकमेलर के बारे में कुछ पता चला। हाँ बताती है कि वो इंसान स्कूल का ही कोई है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। फिर वो अचानक ठंडे लहजे में कहती है, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसके बाद हमारी दोस्ती खत्म। तभी पता चलता है कि वो बचपन से ही किम से प्यार करती थी और अब किसी भी हालत में उसे पाना चाहती है। लेकिन जेई फिर भी उससे नाराज नहीं होती और दिल से उसकी खुशी की दुआ करती है। उधर हेरा पुरानी यादों को याद करके टूट जाती है। दोनों बचपन से साथ थे और अब उनकी दोस्ती बिखर रही थी। वो अकेले में बैठकर रोने लगती है। रात में जेई अपने पिता के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि आज वो उस लड़के से मिलने वाली है जिससे उसकी सगाई करवाने की तैयारी चल रही है। वो उसे सख्त लहजे में कहते हैं कि अच्छे से पेश आना ताकि रिश्ता पक्का हो जाए। जब वो लड़का वहाँ पहुँचता है तो जेई की खूबसूरती देखकर बस उसे घूरता ही रह जाता है, लेकिन जेई उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और बहुत ठंडे तरीके से जवाब देती है। खाना खत्म होने के बाद दोनों साथ में थोड़ा वॉक करने निकलते हैं ताकि एक दूसरे को जान सकें, लेकिन तभी जेई के फोन पर फिर वही ब्लैकमेलर मैसेज भेजता है। इस बार तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट की फोटो होती है। जेई इतना बड़ा शॉक सह नहीं पाती, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अगले दिन वो स्कूल नहीं आती, जबकि कैंग हमेशा की तरह अपनी साइकिल लेकर उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन वो स्कूल ही नहीं आती। उधर किम भी उसके लिए परेशान होने लगता है। हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो खुद जाकर कैंग से पूछता है कि क्या उसे जेई के बारे में कुछ पता है, लेकिन कैंग साफ कह देता है कि उसे कुछ नहीं मालूम। किम बार बार जेई को कॉल करता है, लेकिन वो उसका फोन तक नहीं उठाती। दूसरी तरफ जेई अकेले बीच किनारे घूम रही होती है। जब वो वापस अपने छोटे से ठिकाने पर लौटती है तो वहाँ कांग उसका इंतजार करता हुआ मिलता है। जेई हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैंग फिक्र भरे अंदाज में कहता है, मैं तुम्हारे लिए परेशान था, तुम ना स्कूल आ रही हो ना फोन उठा रही हो। फिर वो पूछता है कि क्या ऐसी कोई चीज है जो वो कर सकता है ताकि वो थोड़ा बेहतर महसूस करे, लेकिन जेई टूटे हुए लहजे में कहती है, अब ऐसी कोई चीज नहीं बची जिससे मैं खुश हो सकूं, और उसे वहां से चले जाने को कहती है, मगर कांग जाने से मना कर देता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही जेई पूरी तरह टूट जाती है और रोते हुए सच बता देती है कि कोई इंसान उसे ब्लैकमेल कर रहा है और वो समझ नहीं पा रही कि क्या करे। कांग हैरान होकर पूछता है, लेकिन आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि कोई तुम्हें इस तरह धमका रहा है? तभी जेई कांपती हुई आवाज में कबूल करती है कि उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट की मौत के पीछे वही जिम्मेदार थी और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कांग का भाई ली था। उसी समय दूसरी तरफ हेरा उससे अपने प्यार का इजहार कर रही होती है। वो कहती है, मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करती हूँ, जेई को भूल जाओ और मेरे साथ रहो। लेकिन किम का ध्यान उसकी बातों में बिल्कुल नहीं होता। उसने कांग के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली होती है और अब उसे पता चल चुका होता है कि कांग उसी मरे हुए लड़के का भाई है। ये जानकर उसे एहसास होता है कि जेई खतरे में हो सकती है, इसलिए वो तुरंत उसकी तरफ भागता है। उधर जेई सदमे में बैठी होती है और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन कांग का भाई ली स्कूल के मैदान में था। फुटबॉल गलती से उसके पास आ गई थी और वो सिर्फ उसे वापस लौटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेंद सीधे किम को लग जाती है। बस फिर क्या था, अमीर लड़कों का गुस्सा भड़क उठता है। वो उसे घेर कर बुरी तरह मारने लगते हैं, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। किसी तरह वो उनसे बचकर भागता है और लाइब्रेरी में जाकर छिप जाता है। वहीं उसकी मुलाकात जेआई से होती है, जो अकेले बैठी रो रही होती है। खुद घायल होने के बावजूद ली उसके पास जाता है, उसे चॉकलेट्स देता है, जोक्स सुनाकर हंसाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसकी उदासी कम कर देता है। उसी दिन से दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो साथ घूमने लगते हैं, बातें करते हैं और जेई लंबे समय बाद दिल खोलकर हंसने लगती है। लेकिन किम जब ये सब देखता है तो उसके अंदर जलन
और गुस्सा भर जाता है। उसे लगता है कि वो लड़का जेई को उससे दूर कर देगा, इसलिए वो दोनों को अलग करने का फैसला कर लेता है। वर्तमान में लौटते ही जेई सारी बातें जोड़ लेती है और समझ जाती है कि कांग शुरू से ही उसके करीब अपने भाई का बदला लेने आया था। कांग भी आखिर सच कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, शुरुआत में उसका मकसद बदला लेना था, लेकिन जब उसने जेई को करीब से जाना तब उसे एहसास हुआ कि वो दिल से बहुत अच्छी इंसान है और वो कभी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन एक बात सच थी, मैं सच में तुम्हें फिर से खुश देखना चाहता था। फिर वो उससे मदद मांगता है ताकि वो अपने भाई ली की मौत की असली सच्चाई जान सके। लेकिन जेई अब पूरी तरह डर चुकी होती है। उसे लगता है कि कांग भी बाकी लोगों की तरह उससे नफरत करेगा। वो उससे दूर हटने लगती है। तभी अचानक किम वहां पहुंच जाता है और आते ही कांग पर हमला कर देता है। वो उसे जोर से धक्का मारते हुए कहता है, अब मुझे समझ आया कि तुम शुरू से मुझे क्यों उकसा रहे थे। तुम अपने भाई का बदला लेना चाहते थे। ये सुनकर कांग गुस्से से जवाब देता है, तो इसका मतलब तुमने सच में कुछ ऐसा किया था जिसके लिए मुझसे डर रहे थे। बस फिर क्या था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। किम अपने बॉक्सिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कांग पर लगातार वार करने लगता है। जेई डर से कांपने लगती है। उसे वो दिन याद आने लगता है जब ली को पीटा जा रहा था और वो कुछ नहीं कर पाई थी। फिर उसकी मौत की खबर सुनकर वो कितनी टूट गई थी। ये सब याद आते ही वो पूरी तरह बिखर जाती है। वो रोते हुए दोनों से लड़ाई रोकने की भीख मांगती है और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर किम तुरंत उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि वो उसे डराना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ कांग चुपचाप वहां से चला जाता है। वो सीधे अपने भाई ली की कब्र पर पहुंचता है और रोते हुए उससे माफी मांगता है कि अभी तक वो सच्चाई पूरी तरह नहीं जान पाया। फिर वो कसम खाता है कि जब तक अपने भाई को इंसाफ नहीं दिला देगा उसे चैन नहीं मिलेगा। अगले दिन स्कूल में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि कांग उसी लड़के का भाई है जिसकी मौत हुई थी। पूरा स्कूल अब बस उसी के बारे में बातें कर रहा होता है। प्रिंसिपल तुरंत कांग को अपने ऑफिस में बुलाती है और गुस्से से कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो खुद ये स्कूल छोड़ दो या फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दूंगी। लेकिन कांग बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी स्कूल में रहूंगा और टॉप करके साबित करूंगा कि अमीर लोग कोई खास नहीं होते, पैसे सब कुछ नहीं होते। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसिपल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे नीचा दिखाते हुए कहती है, तुम बस एक गरीब छात्र हो, तुम्हें गायब करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। फिर वो उसे स्कूल से निकालने की धमकी देती है और कहती है कि वो हमेशा स्कूल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। लेकिन कांग उससे भी ज्यादा चालाक निकलता है। वो मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालता है और बताता है कि उसने उनकी सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। फिर सीधा धमकी देता है कि अगर उसे निकाला गया तो वो ये रिकॉर्डिंग हर जगह फैला देगा और स्कूल की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। ये सुनते ही प्रिंसिपल का चेहरा उतर जाता है और कांग एक बार फिर खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ किम जेई से मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि अब वो अकेले कहीं ना जाए और हमेशा गार्ड्स के साथ रहे, क्योंकि उसे डर है कि कांग उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जेई तुरंत उसका विरोध करती है और कहती है, कांग कोई क्रिमिनल नहीं है, वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा। फिर वो किम से दूर रहने को कहती है और बताती है कि जल्द ही उसकी एंगेजमेंट होने वाली है और उसके बाद वो अमेरिका चली जाएगी। ये सुनकर किम पूरी तरह टूट जाता है। वो कहता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है। जेई उसकी बातों से इमोशनल तो होती है, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत बनाकर कहती है कि अब उसके दिल में उसके लिए कुछ नहीं बचा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। जब जेई घर लौटती है तो हेरा पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखते ही वो नाटक शुरू कर देती है और कहती है, सुना है तुम अमेरिका जा रही हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए फेयरवेल पार्टी रखूं। आखिर दुनिया के सामने हम अभी भी दोस्त हैं। फिर वो उसे पार्टी का इनविटेशन देती है और साथ ही वार्निंग भी देती है कि वो किम से दूर रहे, क्योंकि उसने उससे अपने फीलिंग्स कन्फेस कर दिए हैं और अब वो उसके जवाब का इंतजार कर रही है। लेकिन जेई शांत लहजे में कहती है कि वो पार्टी में नहीं आ पाएगी क्योंकि उसी दिन उसकी फ्लाइट है। फिर दोनों एक फेक फेयरवेल हग करती हैं। अगले दिन स्कूल में अमीर छात्रों को पता चल जाता है कि उनके बीच से ही किसी ने कांग की मदद की थी और उसकी सच्चाई जानता था। बस फिर क्या था, वो लड़के उस स्टूडेंट को घेर लेते हैं और बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी कांग वहां पहुंच जाता है और उसे बचाने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, जो भी इसके करीब आया अच्छा नहीं होगा। अमीर लड़के उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और उसे कमजोर समझकर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग बिना डरे उनमें से एक को जोरदार मुक्का मार देता है। बाद में वो उस लड़के के पास जाता है जिसने उसकी मदद की थी और उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से वो मुसीबत में फंस गया। फिर वो वादा करता है कि अब से वो उसकी रक्षा करेगा और किसी को उसके पास नहीं आने देगा। लेकिन वो लड़का रोते हुए कहता है, मैं अकेला उनके खिलाफ नहीं लड़ सकता, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सारी बातें एक और छात्र दूर से देख रहा होता है। तभी पता चलता है कि वो कोई आम लड़का नहीं बल्कि प्रिंसिपल का बेटा है। वो अपने कमरे में जाता है, लैपटॉप खोलता है और उसके अंदर स्कूल के अमीर छात्रों की ढेर सारी सीक्रेट वीडियोस और फोटोज दिखाई देती हैं। तभी खुलासा होता है कि वही असली ब्लैकमेलर है जो जेई को धमका रहा था। वो उसे मैसेज भेजता है और कहता है कि अब समय आ गया है
कि वो कांग को पूरी सच्चाई बता दे। मजबूर होकर जेई कांग से मिलने जाती है और रोते हुए उसे बताती है कि उसके भाई की मौत वाले दिन आखिर क्या हुआ था। वो कहती है कि उसने ही ली को उस पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन वहां अमीर छात्रों ने उसे बुरी तरह इंसल्ट और बुली किया। वो सब सह नहीं पाया और डर कर पार्टी से भाग गया। फिर सड़क पार करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। जेई रोते हुए कहती है, असल वजह मैं हूँ। अगर मैंने उसे पार्टी में नहीं बुलाया होता तो शायद वो आज जिंदा होता। फिर वो कैंग से हाथ जोड़कर मदद मांगती है और कहती है कि उसके अमेरिका जाने से पहले वो उस इंसान को पकड़ना चाहती है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन कैंग बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। बाद में वो अपने भाई ली का वीडियो देखता है जिसमें उसे गरीब छात्रों के साथ बेइज्जत किया जा रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि जेई की फेयरवेल पार्टी में सिर्फ अमीर बच्चे ही नहीं बल्कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स भी बुलाए गए हैं। कांग फैसला करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ वहां जाएगा और अमीर छात्रों को दिखाएगा कि गरीब लोग उनसे किसी भी तरह कम नहीं है। अगले दिन जेई अपने फियांस के साथ अमेरिका जाने की तैयारी कर रही होती है। उसका सौतेला भाई उसे विदा करने आता है और ऊपर से दुखी होने का नाटक करता है, लेकिन पास आकर धीरे से कहता है, उम्मीद करता हूँ तुम कभी वापस ना आओ। आखिरकार रात में फेयरवेल पार्टी शुरू होती है। सारे अमीर छात्र बड़े एटीट्यूड के साथ वहां पहुंचे होते हैं, लेकिन तभी सबके चेहरे उड़ जाते हैं जब कैंग अपने स्कॉलरशिप दोस्तों के साथ कॉन्फिडेंस से भरी चाल में पार्टी में एंट्री करता है। कैंग हल्की सी मुस्कान देता है और उसके चेहरे से साफ लग रहा होता है कि वो आज कुछ बड़ा करने वाला है। दूसरी तरफ दूर खड़ा प्रिंसिपल का हैकर बेटा ये सब चुपचाप देख रहा होता है। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक अननोन मैसेज आता है, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम कौन हो। ये पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर इधर उधर देखने लगता है जैसे कोई उसे पकड़ने वाला हो, लेकिन तभी पीछे से कैंग निकलकर सामने आ जाता है और हंसने लगता है। असल में उसने जानबूझकर ये ट्रैप लगाया था ताकि हैकर के रिएक्शन से सच पता चल सके और उसका प्लान कामयाब हो जाता है। हैकर डर जाता है कि अब कैंग सबको उसके बारे में बता देगा, लेकिन कैंग उसे शांत करते हुए कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। फिर वो उससे पूछता है कि अमीर छात्रों के खिलाफ उसके पास और क्या क्या सबूत हैं। उधर हीरा पूरी उम्मीद के साथ किम का इंतजार कर रही होती है। उसे लगता है कि आज आखिरकार किम सबके सामने उनके रिलेशनशिप का ऐलान करेगा, क्योंकि अब जेई तो अमेरिका जा रही है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक शॉकिंग खबर आती है। जेई के फियांस को एयरपोर्ट पर स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी वक्त एक लग्जरी कार पार्टी के सामने आकर रुकती है। उसमें से किम बाहर निकलता है और उसके साथ जेई भी होती है। तभी पता चलता है कि जेई के फियांस की शिकायत खुद किम ने की थी ताकि वो अमेरिका ना जा सके। किम सबके सामने जेई का हाथ पकड़कर अनाउंस करता है कि वो दोनों एक नई शुरुआत करने वाले हैं और फिर से साथ रहेंगे। इतना ही नहीं, वो सबको वार्निंग देता है कि कोई भी जेई के करीब आने की कोशिश ना करे, खासकर कांग। पूरा हॉल ये सुनकर शॉक में चला जाता है। सच कहें तो मैं भी ये स्मार्ट मूव देखकर दंग रह गया। इसी बीच कांग हैकर से वो वीडियो दिखाने को कहता है जिससे जेई को ब्लैकमेल किया जा रहा था। वीडियो देखते ही कांग भी हैरान रह जाता है। उसमें जेई और किम एक बहुत प्राइवेट मोमेंट में रिकॉर्ड हुए थे। उधर हीरा का गुस्सा फट पड़ता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने जो कुछ भी किया वो सब बेकार चला गया और आखिर में किम फिर जेई के पास लौट आया। वो गुस्से में जेई पर टूट पड़ना चाहती है, लेकिन किम बीच में आकर उसे रोक देता है। फिर वो जेई को अपनी कार तक ले जाता है और वहां से चला जाता है। पीछे हीरा अकेली खड़ी रोती रह जाती है क्योंकि उसका पूरा प्लान बर्बाद हो चुका होता है। जब वो घर लौटती है तो वहां उसका पिता उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी पता चलता है कि उनकी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और बैंक ने उनका घर भी जब्त कर लिया है। उसका पिता उसे समझाता है कि अब कुछ समय उन्हें होटल में रहना पड़ेगा और ये सिर्फ टेम्परेरी सिचुएशन है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ पहले जैसा कर देगा, लेकिन हीरा पूरी तरह टूट चुकी होती है और अपने कमरे में जाकर अकेले रोने लगती है। दूसरी तरफ किम जेई को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जेई उससे कहती है कि अगर वो सच में सब ठीक करना चाहता है तो उसे कंग से माफी मांगनी होगी। किम ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी, लेकिन जेई अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो उसके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। मजबूर होकर किम मान जाता है क्योंकि वो दोबारा जेई को खोना नहीं चाहता। अगले दिन कांग सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि अब समय आ गया है स्कूल के नियम बदलने का। बाकी छात्र डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने अमीर बच्चों के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कैंग कहता है कि अब उसका मकसद सिर्फ अपने भाई का बदला लेना नहीं रहा। वो चाहता है कि सारे गरीब छात्र एकजुट होकर बुलिंग के खिलाफ खड़े हों और अमीर छात्रों को दिखा दें कि वो भी इंसान हैं, उनसे कम नहीं। तभी प्रिंसिपल का हैकर बेटा भी कांग का साथ देने की बात करता है। वो कहता है कि वो किम और जेई का वीडियो लीक कर सकता है जिससे सारे अमीर छात्र डर जाएंगे, लेकिन कैंग तुरंत मना कर देता है क्योंकि वो जेई को हर्ट नहीं करना चाहता। तब हैकर उससे कहता है तुम्हें चुनना होगा, या तो जेई
या फिर हम। उधर जेई अपनी फेक फ्रेंड के लिए परेशान होने लगती है क्योंकि वो कई दिनों से स्कूल नहीं आई और ना ही फोन उठा रही है। जेई को उनके पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो सच में अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। इतनी सारी गलतियों के बावजूद जेआई आज भी उसे मिस करती है, लेकिन दूसरी तरफ हेरा अब उससे बदला लेना चाहती है। वो जेआई के भाई से मिलने जाती है ताकि वो उसकी मदद ले सके। उसका भाई उसे वो प्राइवेट वीडियो दिखाता है जो उसने अपनी बहन पर दबाव बनाने के लिए रिकॉर्ड किया था। वो सोचता है कि ये देखकर जेई की दोस्त खुश होगी और वो दोनों मिलकर जेई को बर्बाद करेंगे, लेकिन उल्टा हेरा गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और चीख कर कहती है, क्या तुम्हें लगता है मैं भी तुम्हारी तरह गिरी हुई हूँ? इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे महसूस होता है कि जिस लड़की के पास ऐसा घटिया भाई हो उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में कहीं ना कहीं जेआई के लिए जलन अब भी बाकी होती है। अगले दिन जेआई कांग के मोहल्ले में पहुंचती है जहां वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। काम खत्म होने के बाद कैंग अपने लिए आइसक्रीम खरीदता है। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल होती है, लेकिन फिर भी वो उसमें खुश नजर आता है। जेई दूर खड़े होकर उसे बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है और उसके दिल में पहली बार कैंग के लिए रिस्पेक्ट पैदा होने लगती है। तभी कैंग की नजर उस पर पड़ती है और वो मुस्कुराते हुए उसके पास आ जाता है। दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। कैंग उसे भी आइसक्रीम देता है और हंसते हुए कहता है, शायद ये कोई महंगी वाली नहीं है, लेकिन टेस्ट अच्छा है। जेई उसे गौर से देखते हुए पूछती है, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास ना बड़ी गाड़ी है ना लग्जरी लाइफ, फिर भी तुम हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। कांग आराम से जवाब देता है, खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि मेरे पास बड़ी कार या बंगला हो, पैसे सब कुछ नहीं होते। उसकी ये बात सुनकर जेई अंदर से हिल जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि कांग जैसी सादी जिंदगी शायद अमीरों की नकली दुनिया से कहीं ज्यादा सुकून वाली है। फिर वो उससे पूछती है कि अब वो स्कूल में क्या करने वाला है और उसका अगला प्लान क्या है। तब कैंग उसे बताता है कि उसे उस इंसान की पहचान पता चल चुकी है जो जेई को ब्लैकमेल कर रहा था और अब उसने उसके साथ मिलकर अमीर छात्रों से बदला लेने का फैसला किया है ताकि उनके सारे क्राइम्स दुनिया के सामने आए। साथ ही वो ये भी कहता है कि अब वो जेई को प्रोटेक्ट करेगा और किसी को उसे फिर से धमकाने नहीं देगा। लेकिन तभी जेई गंभीर होकर कहती है कि वो सच में किम से प्यार करती है और अगर कांग ने किम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो कभी उसे माफ नहीं करेगी। ये सुनते ही कांग का चेहरा बदल जाता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अगर ऐसा है तो शायद हम दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि अब हमारे रास्ते अलग हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किम अपनी माँ से जाकर साफ साफ कह देता है कि वो जेआई से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। उसकी माँ उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सही है। लेकिन किम भी पहली बार अपनी माँ के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ और अब पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जेई अपने पिता के साथ जंगल जाती है। उसका पिता हमेशा की तरह उसे शिकार करना सिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे मजबूत बनना होगा, लेकिन जेई जानवर पर निशाना तक नहीं लगा पाती। वो डर कर गोली हवा में चला देती है ताकि खरगोश भाग जाए। फिर गुस्से में कहती है, मैं थक चुकी हूँ आपकी बात मानते मानते, मुझे ये सब पसंद नहीं, और हाथ में पकड़ी बंदूक फेंक कर वहाँ से चली जाती है। उसी दौरान किम के फोन पर एक मिस्टीरियस मैसेज आता है। उसे पढ़ते ही उसका चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत अपनी सेक्रेटरी को आदेश देता है कि जिसने ये मैसेज भेजा है उसे ढूंढो, लेकिन इस बारे में उसकी माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उधर जेई स्कूल पहुंचती है जहां पूरे क्लास में उसकी दोस्त हीरा के पिता की कंपनी के बैंकरप्ट होने की खबर फैल चुकी होती है। सारे अमीर छात्र उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी किम वहां आता है और जेई को बाहर ले जाकर उसे वो वीडियो दिखाता है जो उसे भेजा गया था। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा और उसकी रक्षा करेगा, लेकिन जेई समझ जाती है कि उस ब्लैकमेलर की असली पहचान सिर्फ कांग को पता है। इसलिए वो चुपचाप कांग का पीछा करने लगती है और आखिरकार उसे प्रिंसिपल के बेटे के साथ खड़े देख लेती है। तभी उसे समझ आ जाता है कि वही लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था। जेई तुरंत कांग से बात करती है और कहती है, मैं तुम्हें किम को हर्ट नहीं करने दूंगी और ना ही उसे ब्लैकमेल करने दूंगी। जरूरत पड़ी तो मैं खुद अपने पिता को सब सच बता दूंगी, फिर चाहे मुझे अमेरिका भेज दिया जाए या स्कूल से निकाल दिया जाए। लेकिन उसके बाद किम अपने इन्फ्लुएंस से वो वीडियो हमेशा के लिए डिलीट करवा देगा। कांग ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जेई किम को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। तभी जेई रोते हुए एक और बड़ा सच बता देती है। वो कहती है कि वो किम के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन अब वो बच्चा नहीं रहा। उसी दिन से वो गिल्ट में जी रही है और किम की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी। इसलिए उसने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन किम कभी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ हेरा आखिरकार स्कूल छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन जेई उससे मिलने जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि चाहे जो हो जाए वो हमेशा उसकी दोस्त रहेगी और उसकी मदद करेगी। लेकिन हीरा रोते हुए जवाब देती है, अगर हम सच में दोस्त होते तो तुम ये सब अकेले नहीं सहती। तुमने मुझसे
मुझसे वीडियो वाली बात क्यों छुपाई? इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में वो सीधे किम के पास पहुँचती है और कहती है, अब मुझे उस वीडियो के बारे में सब पता चल चुका है और इसके लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार मानती हूँ। किम गुस्से और दर्द में टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि जेई इतने समय से अकेले ये सब सह रही थी। तभी उसे एक और शॉकिंग सच पता चलता है कि जेई और किम का प्राइवेट वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि जेई के अपने सौतेले भाई ने रिकॉर्ड किया था। ये सुनते ही किम का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। वो तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन जेआई के भाई को रोक लेता है। अगले ही पल किम उस पर टूट पड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का जानवर बाहर आ गया हो। वो उसे पकड़कर दाएं बाएं थप्पड़ और मुक्के बरसाने लगता है और चिल्लाकर पूछता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जेई का भाई डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, शांत हो जाओ, मैं सब समझाता हूँ। लेकिन किम सुनने की हालत में नहीं होता। वो उसे जमीन पर गिराकर लगातार पीटने लगता है। तभी कांग वहां पहुंच जाता है। वो किम के दोस्तों को हटाकर बीच में आता है और किम को पीछे खींचकर जेई के भाई की जान बचा लेता है। लेकिन वो घटिया इंसान शुक्रिया कहने की बजाय कांग पर ही चिल्ला देता है, मुझसे दूर रहो गरीब कहीं के, और फिर डर के मारे वहां से भाग जाता है। किम उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन कैंग उसे रोक लेता है। मजबूरी में कैंग उसे पूरा सच बता देता है कि जेई कभी किम के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये सुनकर किम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जेई अकेले इतनी बड़ी तकलीफ झेलती रही। दूसरी तरफ हेरा अब गरीबों जैसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही होती है। वो पहली बार बस में चढ़ने जाती है लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, इसलिए आखिर में पैदल ही होटल लौटने लगती है। जब वो होटल पहुंचती है तो वहां जेई उसका इंतजार कर रही होती है। पहले उसे लगता है कि शायद जेई उसका मजाक उड़ाने आई है, लेकिन उल्टा जेई उसे गले लगाकर कहती है, तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। ये सुनकर हेरा भावुक हो जाती है। तभी उसके पिता का फोन आता है। वो खुशी से बताते हैं कि उनकी कंपनी बच गई है और सब कुछ पहले जैसा होने वाला है, क्योंकि जेई के पिता उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं और उनकी कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये सुनकर वो समझ जाती है कि जेई ने उसके लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और भी दर्दनाक होती है। जेई ने अपने पिता से डील की थी कि अगर वो उसकी दोस्त के परिवार को बचा लें तो वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाएगी और उनकी हर बात मानेगी। यानी उसने अपनी खुद की खुशी और सपनों की कुर्बानी सिर्फ अपनी दोस्त के लिए दे दी। जाते जाते जेई उससे कहती है, चाहे मैं अमेरिका चली जाऊं, बस हम हमेशा दोस्त बने रहें। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और उसकी दोस्त गिल्ट में रोने लगती है। फिर वो तुरंत किम को फोन करके कहती है कि अगर उसे जेई से सच में प्यार है तो उसे अभी जाकर रोकना होगा। उधर जेई अपनी कार से घर लौट रही होती है लेकिन रास्ते में उसे किम खड़ा मिलता है। वो कार रोककर उससे बात करने जाती है। किम की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है, अब मुझे सब पता चल चुका है। फिर वो रोते हुए उससे माफी मांगता है कि उसने उसे अकेले इतना दर्द सहने दिया। वो वादा करता है कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसी बीच प्रिंसिपल का हैकर बेटा फैसला कर लेता है कि अब वो वीडियो लीक करके सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन ठीक आखिरी पल पर कांग उसका फोन छीन लेता है। हैकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि यही एक रास्ता है जिससे वो अपने भाई का बदला ले सकता है और स्कूल के करप्ट सिस्टम को खत्म कर सकता है। लेकिन कैंग अब ऐसा नहीं चाहता। तभी कहानी हमें 1 साल पीछे ले जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अमीर छात्रों ने अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी रखी थी। उसी पार्टी में कैंग की क्लास टीचर भी पहुंची थी और पता चलता है कि वो सीक्रेटली उस अमीर आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी। वो सीढ़ियों पर उसे गिफ्ट देने जाती है। तभी अचानक ली वहां घुस आता है। वो अमीर छात्रों से बचकर भाग रहा होता है जो उसे बेरहमी से मार रहे थे। जैसे ही वो उन्हें साथ देखता है वो डर कर वहां से भागने लगता है। टीचर घबरा जाती है कि अगर उसने ये रिश्ता सबको बता दिया तो उसकी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी, इसलिए वो अपनी कार लेकर उसके पीछे भागती है। ली सड़क पार करते हुए अपने भाई कैंग को फोन करता है। यही वो पहला सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जब वो कह रहा था कि ये स्कूल अजीब है, यहाँ के छात्र और शिक्षक सब पागल हैं, मुझे बचा लो। उसी दौरान टीचर की कार गलती से उसे टक्कर मार देती है। वो सड़क पर बुरी तरह घायल हो जाता है। टीचर उसके पास पहुंचती है और देखती है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने की बजाय वो डर जाती है कि कहीं वो सच ना बता दे। इसलिए वो एम्बुलेंस बुलाने की जगह उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग जाती है। यही असली वजह थी ली की मौत की। वर्तमान में लौटते ही कैंग सीधे पुलिस के पास जाता है और स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाता है। वो बताता है कि कैसे अमीर छात्रों को खुली छूट दी जाती है गरीब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को टॉर्चर और बुली करने की। पुलिस मामले की जांच शुरू भी करती है, लेकिन स्कूल वाले सारे आरोपों से साफ इनकार कर देते हैं। और जैसा लोग कहते हैं, जब गवाह ही मर चुका हो तो सच साबित करना आसान नहीं होता। अगले दिन स्कूल में माहौल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब सारे छात्र कैंग के खिलाफ खड़े हो चुके होते हैं। वे कैंग पर दबाव डालने लगते हैं कि वो पुलिस में की गई शिकायत वापस ले और उनमें से एक तो उस पर हाथ उठाने तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी जेई वहां आ जाती है
और कांग को बचाते हुए कहती है कि गरीब स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ भी उन्होंने किया है अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। क्लास खत्म होने के बाद जेई जाकर प्रिंसिपल के बेटे से पूछती है कि आखिर वो उसे ब्लैकमेल क्यों कर रहा था। तब वो बताता है कि वो अमीर स्टूडेंट्स से बदला लेना चाहता था क्योंकि वो बाकी सबको कीड़ों मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। उधर किम को उसकी सेक्रेटरी से पता चलता है कि जेई वाला वीडियो उसकी प्रिंसिपल ने भेजा था, तो वो गुस्से में सीधे उसके ऑफिस पहुंच जाता है। प्रिंसिपल डरते हुए माफी मांगती है और कहती है कि वो तो बस स्कूल की चेयरवुमन के आदेश मान रही थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है क्योंकि वो चेयरवुमन कोई और नहीं बल्कि किम की खुद की माँ होती है। किम फट पड़ता है और कहता है कि उसने जो भी किया सब बेकार है क्योंकि वो कभी भी जेई को नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सब कुछ छोड़कर अमेरिका ही क्यों ना जाना पड़े। उसकी माँ टूट जाती है, रोते हुए कहती है कि उसने ये सब सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए किया था। दूसरी तरफ कैंग स्कूल से लौट रहा होता है, तभी जेई उसके पास आइसक्रीम लेकर आती है और उसे पार्क में चलकर बात करने के लिए कहती है। वहाँ वो कैंग से उसके भाई ली के लिए माफी मांगती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। फिर बताती है कि वो जल्द ही अमेरिका जा रही है और कांग से अपना ख्याल रखने को कहती है। कांग उसके शब्द सुनकर खुश हो जाता है और जाते जाते उससे पूछता है कि क्या उसे कभी उससे प्यार हुआ था, भले थोड़े वक्त के लिए ही सही। जेई तुरंत ना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कांग मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो झूठ बोल रही थी। इसके बाद जेई किम से मिलती है और उसे उनके बच्चे की फोटो दिखाती है। किम वहीं टूट जाता है, रोते हुए उससे माफी मांगता है कि वो ना उसे बचा पाया और ना उनके बच्चे को, लेकिन जेई उसे गले लगाकर शांत करती है। अगले दिन दोनों मिलकर ली की कब्र पर जाते हैं जहां किम वादा करता है कि वो अब बदल जाएगा और कभी किसी गरीब स्टूडेंट पर अत्याचार नहीं होने देगा। वो जेआई से अमेरिका ना जाने की भी गुजारिश करता है, लेकिन जेई मजबूरी में मना कर देती है। उसी दौरान प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि एक टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में थी, तो वो तुरंत उसे इस्तीफा देकर स्कूल छोड़ने का आदेश देती है। मजबूरी में टीचर को स्कूल छोड़ना पड़ता है, लेकिन जाते वक्त जब वो उस लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखती है तो जलन में पागल हो जाती है। वो अपनी कार से लड़की को मारने की कोशिश करती है, मगर लड़का टाइम रहते उसे बचा लेता है। टीचर कार से उतरकर कहती है कि वो सिर्फ आखिरी बार अलविदा कहने आई थी, लेकिन जाते जाते धमकी देती है कि अगर उसने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। लड़का समझ जाता है कि वो पूरी तरह पागल हो चुकी है और अब उससे पीछा छुड़ाना जरूरी है। इसके बाद वो जेई से मिलता है और उसे ली का पेन देता है जिसमें एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। कांग के भाई ने उसी कैमरे से स्कूल में होने वाली सारी हरकतें रिकॉर्ड की थीं और उसी में उस हादसे की फुटेज भी कैद थी। जेई ये देखकर सन्न रह जाती है और तुरंत कांग को वो पेन पुलिस तक पहुंचाने के लिए कहती है। कांग जैसे ही वीडियो देखता है, सच सामने आ जाता है कि उसके भाई ली की मौत सिर्फ एक्सीडेंट नहीं थी। उसी समय वो टीचर भागने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन पुलिस सही वक्त पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद स्कूल में एक बड़ी मीटिंग होती है जहां प्रिंसिपल को भी पद से हटा दिया जाता है क्योंकि वो इतने समय से सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठी थी। फिर किम कांग के सामने आकर सच्चे दिल से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने कांग के भाई को नहीं मारा, लेकिन अपने दोस्तों को रोक ना पाने की गलती उसकी थी और उसी वजह से सब कुछ हुआ। वो कांग से उसे माफ करने की गुजारिश करता है, लेकिन कांग ठंडे अंदाज में कहता है कि उसके और उसके दोस्तों की वजह से उसने अपना भाई खोया है, इसलिए वो चाहता है कि किम जिंदगी भर इस अपराध बोध के साथ जिए। आखिर में जेई के अमेरिका जाने का दिन आ जाता है। उसकी दोस्त उसे विदा करने आती है, उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, बस कभी सही तरीके से अपने जज्बात दिखा नहीं पाई और चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसे याद रखेगी। फिर उसकी दोस्त उसे कहती है कि वो अमेरिका से वापस जरूर लौटे क्योंकि वो उसका इंतजार करेगी। जेई ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे भी अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। जाने से पहले वो किम से मिलने जाती है और कहती है कि वो उसके साथ आखिरी बार बाहर जाना चाहती है। इसके बाद दोनों एक साइकिल पर निकलते हैं, बिल्कुल आम कपल की तरह सड़क किनारे वाले छोटे से स्टॉल पर खाना खाते हैं, आइसक्रीम लेते हैं और पहली बार बिना किसी डर, दबाव या बंधन के खुलकर वक्त बिताते हैं। दोनों इतने खुश होते हैं जैसे जिंदगी में पहली बार सच में आजादी महसूस कर रहे हों। दिन खत्म होने पर जेई किम से वादा करती है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटेगी और फिर दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अगले दिन जेआई एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में कांग उससे मिलने आ जाता है। वो उसे गले लगाकर उसके भाई ली के लिए जो कुछ भी उसने किया उसके लिए शुक्रिया कहता है। जेई उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो उसे हमेशा याद रखेगी। फिर जाने से ठीक पहले वो कांग से सच कबूल करती है कि उसने झूठ बोला था। असल में उसके दिल में भी कैंग के लिए फीलिंग्स थीं। ये सुनकर कैंग मुस्कुरा देता है और कहता है कि उसे पहले से ही पता था। इसके बाद वक्त गुजरता है, दिन, महीने और साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि स्कूल अब पूरी तरह बदल चुका है। अमीर स्टूडेंट्स अब घमंडी नहीं रहे, बल्कि स्कॉलरशिप वाले बच्चों के साथ बराबरी से पेश आते हैं।
यहाँ तक कि सब साथ बैठकर पढ़ाई भी करते हैं। हाँ भाई, वही लोग जो पहले एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। उधर कैंग भी आखिरकार सुकून की जिंदगी जीने लगता है, क्योंकि उसने अपने भाई ली को इंसाफ दिलाया, स्कूल के घटिया नियम बदल दिए और उस सिस्टम को तोड़ दिया जो गरीब बच्चों को दबाकर रखता था। फिर वो मेहनत से पढ़ाई करता है, उसी स्कूल से ग्रेजुएट होता है और आखिर में उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है जहां पढ़ने का सपना उसके भाई ने देखा था। और आखिरी सीन में हमें जेई दिखाई देती है, जिसे आखिरकार अपनी माँ का पता चल जाता है। वो खुशी खुशी उनसे मिलने जाती है और फैसला करती है कि अब वो अपनी माँ के साथ शांति से नई जिंदगी शुरू करेगी। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये शानदार कहानी खत्म होती है।